विखंडन, विखंडन और एक संलयन, चल जाएंगे। फ्यूजन, फिजन, ठीक। बात नहीं करिए, कुछ क्या हुआ? तुम इस कह रहे हैं, क्या बोल रहा था? हाँ, मत पूछिए, अभी पढ़ लीजिए, थोड़ी देर बाद पूछ लेंगे। ऐसा क्या है? तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मतलब कोई भारी नाभिक होगा, ये हम एटम नहीं बना रहे, सिर्फ न्यूक्लियस बना रहे, एटम तो बाहर होगा। तो भारी नाभिक, हैवी न्यूक्लियस, टूट के हल्के नाभिक में बन जाता है। याद रखना कि हम सिर्फ एटम की बात नहीं कर रहे, नाभिक का वजन होगा, तो इसका जो भार होगा और ये दोनों का भार कम हो जाता है, इसका भार कम, कुछ मास डिसअपियर हो जाते हैं, कुछ द्रव्यमान गायब हो जाते हैं, और जो द्रव्यमान गायब होता है तो एनर्जी बनता है। गायब हुआ द्रव्यमान गुना c²। एक यूरेनियम का अगर हम बात करें, एक नाभिक का बात करें, यूरेनियम के एक नाभिक की बात करें, तो याद रखिए 92,235। तो अगर न्यूट्रॉन, अच्छा अपने आप टूटता है कि तोड़ना पड़ता है? तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन से टक्कर कराएंगे तो बन क्या जाएगा? 92,236, ये तो बन गया। और ये अनस्टेबल है, ये टूटेगा, बेकार हो जाता था। बेरियम और क्रिप्टन का नाभिक बनता था। बताओ बेरियम कितना नंबर? 54, और ये 36, 56, 36। अरे आगे इसको बोला, हम बोले हैं तो 54 होगा। बोले 36 का कितना? 94, या 139, 18 या 54, ठीक। ध्यान दीजिए क्या निकलता है? न्यूट्रॉन 0 1 क्या गो? लग रहा है कि भार बराबर है, लेकिन कुछ वजन कम होता है, और जो द्रव्यमान कम होगा वही एनर्जी बनता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। याद करो, एक यूरेनियम अगर टूटेगा, एक न्यूक्लियस, एक नाभिक, देखो अगर हम इतना न्यूक्लियस, इतना यूरेनियम लेते, इसमें लाखों करोड़ों नाभिक है, एक नाभिक की बात कर रहे हैं, तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती। 186, 187, 190 नहीं हो गया? लगभग 200 भी लिखा रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी है कि एक साल तक एक घर का 1 लाख घर का बिजली जल सकता है। सॉरी, मतलब एक दिन में 1 लाख घर का बिजली जल सकता है, जिस घर में 6 आदमी कम से कम, एक दिन का बिजली 1 लाख घर, सिर्फ एक नाभिक की बात की है। और अगर हम इतना बड़ा बनाए तो इसमें तो करोड़ों नाभिक होंगे। इतना को न्यूक्लियस अगर टूटेगा क्या हो? फ्यूजन में क्या होता है? हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी स्टेबल नाभिक बनाते हैं, यही फ्यूजन है। हल्के नाभिक जुड़कर स्टेबल। अब जाहिर सी बात है, ये भी अपने आप नहीं जुड़ेगा, इसको जोड़ने के लिए भी कुछ कराना होगा। देखो, तोड़ना है तो टक्कर करा दो, लेकिन जोड़ने के लिए क्या करो? 2 को लोहा दे दे, जोड़ने के लिए क्या करो? यूरेनियम, लास्ट में यम है, यम का मतलब धातु, लोहा भी धातु। तो लोहा जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप? वेल्डिंग का मतलब गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो लोहा पिघल जाता है, पिघलने के बाद चिपक जाता है, फिर तुरंत सुखा देते हैं तो सट गया। यानी कि इसको गर्म करना होगा जोड़ने के लिए। 2 हल्के नाभिक को अगर एक साथ लाना है तो इसके लिए इसको गर्म करना हो। तो जब गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं सोचना कि बहुत कम गर्मी में हो जाएगा, लोहा पिघलाने वाला नहीं। यह लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस में होता है। 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस सूरज का आंतरिक तापमान। सूरज का देखो, एक तो सूरज बनाए, बाहरी तापमान हुआ, इसको 6000 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। और आंतरिक की बात करें तो 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस भी से भी ज्यादा तापमान हो सकता है। उतना टेम्परेचर मिलेगा तभी दोनों मिलेगा। ये जब मिलेगा तो इसमें मास और कम होता है, मास में कमी, द्रव्यमान कम होता है। इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कम हो जाए, जितना इसमें कम होता है ना, उससे 4 गुना ज्यादा कम होता है। इसका मतलब इसमें मास ज्यादा कम हुआ तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा, नहीं निकलेगा? इसमें ज्यादा एनर्जी निकलता है, लेकिन इसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए भी कराने के लिए, वरना होगा नहीं। ये तो कम एनर्जी में भी हो जाए। बोले दिमाग में आ गया? तो फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है ये आपको हम बताएं, कल भी ये चीज बता दिए। फ्यूजन थोड़ी देर में और अच्छे से समझ लेंगे। फ्यूजन हम आपको कल पूरा पढ़ा दिए थे कि फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? नाभिकीय विखंडन। जो नाभिक भारी होगा वह टूटेगा, लेकिन टूटेगा अपने आप नहीं, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन मारोगे, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का जब टक्कर कराते हैं तो ये टूटता है। टूटता है तो कै गो न्यूट्रॉन और निकलता है? 3 गो। आप बताइए, अगर हम इतना सा यूरेनियम लेते तो इसमें करोड़ों करोड़ों नाभिक है यूरेनियम के, करोड़ों न्यूक्लियस, क्योंकि करोड़ों एटम, सब एटम के अंदर न्यूक्लियस। एक गो टूटेगा तो 3 गो नया बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन मारा यहां, 1 न्यूट्रॉन, तो 3 गो न्यूट्रॉन बना। वो 3 गो तो 1 करोड़ यहां रखा है, सबको तोड़े? नहीं तोड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो चेन की तरह, एक बार हो गया, चेन का अंत होता है। चेन क्या है? गला में भी चेन पहन रहे हैं, साइकिल के चक्का में भी चेन लगा हुआ है, पेडल में। तो चेन का कहां अंत, कहां शुरू? कोई अंत नहीं है। एक बार चेन कहीं भी तुम छोड़ो तो यही शुरू भी हो सकता है, वही खत्म भी हो सकता है। इसका मतलब एक बार चेन शुरू हो गया तो समाप्त होने वाला नहीं है, चलते रहेगा, चलते रहेगा। कोई गला में चेन पहना हुआ, उसका कहां अंत? कोई अंत नहीं, चारों तरफ गोल। तो हम लोग ये समझ गए, चेन रिएक्शन को कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो जिस खत्म होगी ना। खत्म कैसे नहीं होते? तो एक एटम लिए यूरेनियम का, यूरेनियम 235 का, अब वही चीज फिर लिख रहे हैं हम वापस। एक न्यूट्रॉन का टक्कर शुरू कर दिया खाली बस। तो बताओ, ये 92,236, और आपको याद था कि ऐसा एटम था तो ये फैला दिया था मारपीट के, नहीं फैला दिया था? उसके बाद ये टूटेगा, टूटने के बाद बेकार हो जाता था।
54 36 94 और 139। और क्या न्यूट्रॉन निकलता था? 3 न्यूट्रॉन। ये लीजिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। सब न्यूट्रॉन का चार्ज 0 ही होता है, 1 मास होता है। अब ये न्यूट्रॉन क्या करेगा? आगे एक और यूरेनियम 92, क्योंकि करोड़ों है ना, हम एक नाभिक तो निकाल भी नहीं सकते, करोड़ों, ये अगले को, ये अगले को, तो इसी को चेन रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा। चेन रिएक्शन, जब तक पूरा यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाएगा, जब तक चेन टूट नहीं जाएगा, तब तक चेन खत्म नहीं होने वाला। तो जब तक यूरेनियम समाप्त नहीं होती, उसको, इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन दो टाइप से हो सकती है। एक तो चेन रिएक्शन वैसा होगा जिसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और एक ऐसा चेन रिएक्शन होगा जिसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। नियंत्रित चेन रिएक्शन, एक नियंत्रित होगा, एक अनियंत्रित होगा। अनियंत्रित का मतलब कि भाई एक न्यूट्रॉन आया, एक यूरेनियम को टक्कर मार, यहां से 3 न्यूट्रॉन निकले, इसने एक यूरेनियम को टक्कर मारा, इसने एक यूरेनियम को, और इसने भी एक यूरेनियम को, यहां से भी 3 न्यूट्रॉन निकला, यहां से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, वैसे नीचे भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर ये 3 को इससे 3 इससे नहीं निकलेगा जी, ये अलग टक्कर मारेगा, ये अलग टक्कर, ये अलग टक्कर, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का मतलब हम लोग एक कंट्रोल्ड वातावरण में करते हैं। जैसे एक न्यूट्रॉन आया, एक यूरेनियम को टक्कर मारा, तो आप कहेंगे सर 3 न्यूट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन निकला। 2 न्यूट्रॉन को हम लोग सोख लिए, 2 न्यूट्रॉन को हम लोग सोख लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। ऐसा कई सारा भूखल एटम है जो न्यूट्रॉन खा लेता है, पता मेरे पास न्यूट्रॉन का मेला ला खींच लेते। इस दो तरह, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल, कई एटम है ऐसा जो न्यूट्रॉन खा सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है बोरोन और कैडमियम। तो अब आप सोचिए क्या करेंगे कि 2 न्यूट्रॉन को हमको सोखवा लेना है, तो 2 को हम लोग रॉड दे देंगे, एगो बोरोन का, एगो कैडमियम का, या तो बोरोन का दे दो, कैडमियम का दे दो, दोनों का दे। जैसे रॉड देंगे तो ये न्यूट्रॉन इससे टक्कर कटेगा, अरे जा, ये तो खा गया, ये इसको सोख लिया। लेकिन एगो न्यूट्रॉन को सोखने वाला कोई नहीं है, ये आगे गया, फिर यूरेनियम को टक्कर मार, फिर क्या निकला? 3 को, 2 को फिर खींच दिए, फिर एगो रॉड लगा दे, कई सारे रॉड लगाते दिखाएंगे आपको, ये 2 को फिर खा गया, फिर एक को, बताइए ये कंट्रोल नहीं हो गया? हमको बंद करना है, एक खाली बंद, कंट्रोल्ड वे में, ये अनकंट्रोल, कोई छर लगाने की जरूरत नहीं। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को ही बोलते हैं एटम बम। एटम बम को हिंदी में परमाणु बम बोलते हैं। कुछ लोग, परमाणु बम इसका सही नाम, कुछ लोग इसको कहते हैं कि क्योंकि न्यूक्लियस टक्कर होला तो इसको न्यूक्लियर बम बोल दो, तो इसी को न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं। न्यूक्लियर, नाभिकीय हथियार, नाभिकीय हथियार असल में एटम बम ही है। बोलो क्लियर? हालांकि अब ये फ्यूजन पढ़ाएंगे तो वो भी नाभिक से ही होता है, तो वो भी न्यूक्लियर वेपन है, आगे पढ़ाएंगे। तो एटम बम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 92-235। यहां भी यूरेनियम 92-235 ही होता है, लेकिन यहां पर जो यूरेनियम है शुद्ध 92-235 90% होना चाहिए। ये पूछता है, इसको कहते हैं एनरिच्ड। एनरिच्ड, एनरिच्ड का मतलब हुआ संवर्धित। धरती से यूरेनियम निकाले, उसमें यूरेनियम 238 होता है, उसको साफ करते 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 0.01 निकलता है, यूरेनियम 92-235। तो 200 ऐसा यूरेनियम लेना है जिसमें प्रोटॉन तो 92 को हो। 235 का मतलब आप जानते हैं इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, बताइए 92, तो न्यूट्रॉन क्या होगा? घटा देंगे, 5 में से 2 घटेगा 3, 23 में से 9 घटेगा तो 23 में से 10 13 14, 114 प्रोटॉन चाहिए, 114 मतलब 143 प्रोटॉन। 143 न्यूट्रॉन वाला यूरेनियम ही काम है। 90% एनरिच्ड न्यूट्रॉन एटम बम में यूज होता है, जबकि यहां मात्र 5% एनरिच्ड। आपसे पूछेगा कि नाभिकीय नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया में कितने परसेंट संवर्धित यूरेनियम की जरूरत है? 5% एनरिच्ड, जबकि एटम बम में 90%। हालांकि यहां एक बात यह है कि 20% एनरिचमेंट में ही टाइम लगता है, समय लगता है, काम लगता है खूब, लेकिन 20 से 90 हचाक से हो जाता है तुरंत, कोई काम, कोई मेहनत नहीं। शुरुआत में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, 20% तक और मेहनत लगेगा, और 20 से ज्यादा 90 तक जाने में कोई टाइम लगता नहीं है। कंट्रोल्ड वे में जो रिएक्शन होता है, इसी का यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जिसको न्यूक्लियर प्लांट बोलते हैं, क्योंकि वहां से पावर जनरेट करते हैं, इसलिए इसको पावर प्लांट बोलते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय पावर प्लांट। अगर कोयला से बिजली बनाएंगे उसको थर्मल पावर प्लांट कहेंगे, पानी से बिजली बनाएंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट कहेंगे। सब पावर प्लांट है, कोई पानी से बनाता है तो हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट कोयला जला के, और नाभिक से बनाएंगे तो न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो चेन रिएक्शन होता है वो कैसा है? कंट्रोल्ड की अनकंट्रोल्ड? कंट्रोल करने के लिए किस धातु की छड़ का प्रयोग करते हैं? बोरोन और कैडमियम, बोरोन या कैडमियम, बोरोन या, और एक फेरा। फेरा ये है कि यूरेनियम, ये जो न्यूट्रॉन देख रहे हो ना, ये यूरेनियम, देखो ये यूरेनियम का एटम है, ये यूरेनियम का नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। टक्कर किसमें करवाना है? नाभिक में कि एटम में? नाभिक में। तो एक न्यूट्रॉन को इस एटम के अंदर भेजना हो, और कहां भेजना होगा? नाभिक में। नाभिक के अंदर, अब आप सोचिए किसी के घर में जाना, अब घर में भी एकदम जहां पैसा रखा है एकदम तिजोरी के पास जाना, कैसे जाओगे?
गुस्सा के हड़बड़ा के दौड़ के कि धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते। हाँ, तो ये न्यूट्रॉन भी स्लो होगा तभी जा पाए। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही नाभिक में घुस सकता है। भारी तेजी से भेज देंगे फास्ट मूविंग, अंदर जमीन कोई रिएक्शन नहीं हो, लिए पटक दे कोई रिएक्शन नहीं। लुटना है दौड़ के चले गए, दूल्हा पर दे के निकाल, लेकिन लुटना है सुतल है मौजा पहन के धीरे 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 अपना निकाल खींच लिए। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही नाभिक के अंदर जा सकता है। आप ये बताइए कि यहां न्यूट्रॉन का टक्कर हुआ तो ये न्यूट्रॉन तीनों जो निकलता है फास्ट मूविंग है, दो तो सोख लिए, लेकिन ये फास्ट मूविंग है, इसको स्लो करना पड़ेगा। तो स्लो करने के लिए हम लोग, आप बताइए अगर कोई आदमी फुल फास्ट दौड़ रहा है उसको धीरे करना है, उसको पानी दे दो आगे, कि दौड़ रहा है आगे गड्ढा खोद दो, पानी पूरा भर दो, कि दौड़ो पानी में, अपने आप स्पीड धीरे नहीं हो जाएगा जी। या फिर ग्रीस लगा दो, तेल लगा दो, आया दौड़ते दौड़ते फिसल गया, अरे बोलिए यार आप उठा तो चल ही नहीं पा रहा, तो ऐसा चीज लगाते हैं जिससे ही फिसले। तो ग्रीस तो तैलीय होता है, सूखा फिसलने वाला ग्रेफाइट है। आप पढ़े हैं ये बात, जब कार्बन चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे हम आपको कि मशीन को, अगर मशीन बहुत महंगा है और उसको तुम चाहते हो कि फिसलन उसलन सही रहते, ग्रीस नहीं लगाते। साइकिल में ग्रीस लगा देंगे, मोटरसाइकिल में, लेकिन वहां ग्रेफाइट दे देते। ग्रेफाइट वही पेंसिल का काला वाला हिस्सा चूर के दे देते, तो ग्रेफाइट से भी फिसलन बहुत अच्छा होता। तो यहां ग्रेफाइट दे देंगे स्लो करने के लिए। क्या दे देते हैं भाई? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग कर देते हैं ज्यादातर, मात्र 86%, 100 में से 86 हटा तो 14% ही न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा जहां ग्रेफाइट का यूज करते हैं। और फिसलन के लिए हम लोग पानी नहीं देते हैं, जिसको आप कहते हो सॉलिड आइस। देखो सॉलिड CO2 अलग है, सॉलिड आइस मतलब ठोस बर्फ, H2O को बोलेंगे बर्फ, लेकिन D2O को बोलते हैं ठोस बर्फ, सॉलिड आइस। ये D2O देते हैं भारी जल, या तो भारी जल बनेगा इससे, अगर इसको ठंडा करके बर्फ बना लिए तो ठोस बर्फ बनता है, बहुत भारी बर्फ बनता है, तो D2O दे देते हैं। तो 86% रिएक्टर में D2O का प्रयोग। D2O किस लिए आपसे पूछेगा, D2O का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो बोलो इसको स्लो करने के लिए, फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए। स्लो करने का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं मॉडरेट कर दिया उसका स्पीड को, तो इसको मॉडरेटर के लिए यूज करते हैं। आपसे पूछेगा मॉडरेटर का मतलब, धीरे करने वाला मॉडरेटर। दो बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को सोखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल रॉड्स। अब रॉड क्यों बोलते हैं? क्योंकि रॉड के शेप का होता भी दिखाते हैं। तो नियंत्रण करने के लिए बोरोन या कैडमियम, लेकिन मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल, ग्रेफाइट या भारी जल, ग्रेफाइट या जिसमें भारी जल दे देंगे तो उसको कहते हैं स्विमिंग पूल टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर। जल दे दिए तो स्विमिंग पूल ना हो गया, इसको कहते हैं स्विमिंग पूल रिएक्टर। जिसमें ग्रेफाइट दे देंगे वो परमाणु पाइल टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको कहते हैं परमाणु पाइल। पाइल्स नहीं लिखना, वो अलग फिर फेरा हो जाएगा। ये परमाणु पाइल है और ये स्विमिंग पूल है। देखो एग्जाम में इतने पूछेगा, अब हम थोड़ा नॉलेज के लिए आपको एक दिखा देंगे, परीक्षा में यही है, टोटल मैकेनिज्म यही है। बस इसी मैकेनिज्म को मशीन में सेटअप कैसे करें, उसके लिए हम लोग बनाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। बढ़िया समझिए एक बार लास्ट, हम आपको बताएं कि चेन रिएक्शन क्या है। चेन रिएक्शन का मतलब जैसे यूरेनियम से न्यूट्रॉन का टक्कर करवाए तो 3 न्यूट्रॉन निकलता है, फिर 3 और फिर 3 और फिर 3 और ऐसे चलते रहे। ये 3 का पावर में चलता है, एक बार 3, 3 का पावर 3, 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2 9 हो जाए, फिर 3 का पावर 3 27, फिर 3 का पावर 4 पावर में चलता है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन से ही एटम बम बनता है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। आप सोचो ना, एक यूरेनियम टूटेगा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कितना करोड़ों एक के साथ टूट जाएगा तो उतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक के बार एनर्जी। एनर्जी मतलब गर्मी, उतना ज्यादा गर्मी मतलब आग तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन गर्मी इतना कि कांच पिघल जाता है। अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड डालते हैं। कंट्रोल रॉड बना होता है बोरोन और कैडमियम का, या तो बोरोन का बना दो या कैडमियम का बना दो। कंट्रोल रॉड के साथ साथ न्यूट्रॉन को धीरे करना भी जरूरी है। न्यूट्रॉन को धीरे करने के लिए हम लोग मॉडरेटर का यूज करते हैं। मॉडरेटर के रूप में या तो ग्रेफाइट यूज करते हैं या भारी जल। जिस न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं स्विमिंग पूल, जल दे दिए। और जिसमें हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं उसको परमाणु पाइल टाइप का न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। भारत में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। भारत में कुल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। सात न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। इस 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में टोटल 22 को रिएक्टर लगा है। टोटल 22 रिएक्टर। मोदी जी को 24 करने जा रहे हैं, 2024 में ही बोले थे 24 कर देंगे, पहले 7 रिएक्टर था। 2015 में मोदी जी आए तो बोले 22 तक में 22 कर देंगे, तो 22 तक में 22 हो। फिर कहे कि 24 तक में 24 कर देंगे, लेकिन 22 के बाद जो बोलते वो करते हैं नहीं, तो 22 ही रह गया। ध्यान दीजिए, नाभिकीय पावर प्लांट भारत में कितना है? 7 को। अगर हम नाभिकीय पावर प्लांट की बात करें तो भारत का सबसे पहला नाभिकीय पावर प्लांट, सबसे पहला नाभिकीय पावर प्लांट कनासारी पहला ये तो आंख का तारा है, ये तारापुर में, तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पहला आंख का तारा। नाम क्या हो गया? तारापुर। तारापुर के नाभिकीय पावर प्लांट में, पावर प्लांट में कई रिएक्टर होते हैं। रिएक्टर हम लोग देखें, कई रिएक्टर हैं, अलग अलग जगह रिएक्टर। तो पहला रिएक्टर का नाम था अप्सरा। इसमें जो पहला रिएक्टर था
उस रिएक्टर का नाम क्या रखे? अप्सरा। तो फर्स्ट रिएक्टर समझना, ये है पावर प्लांट, आई पहले रिएक्टर, एक पावर प्लांट में कई रिएक्टर। तो पहला पावर प्लांट आंख का तारा तारापुर, और उसमें पहला रिएक्टर का नाम अप्सरा। हमको लगता है भूलोगे नहीं। भारत का सबसे मतलब भारत का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे बड़ा नहीं दूसरा सबसे बड़ा है, और यह है राजस्थान का रावत भाटा। नाम क्या है? रावत भाटा। राजस्थान का रावत भाटा भारत का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रिएक्टर नहीं बोल रहे। उसके बाद मोदी जी कहे कि भाई गुजरात में बिजली कैसे बनेगा, तो गुजरात में लगा, वो चीफ मिनिस्टर ही थे उस समय गुजरात का, और यहां बना कच्छ के पास लगा है ये, और इसका नाम है, जल्दी बोलो कोई, हाँ, काकड़ा पाड़ा। कहना सर काकड़ा पाड़ा गुजरात में अगर बोले तो काकड़ा पाड़ा। फाफड़ा जिलेबी बहुत खाता है, तो जिलेबी फाफड़ा नहीं काकड़ा है। ये लीजिए, राजस्थान में काकड़ा पाड़ा। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम जल्दी बोलो। तो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट तमिलनाडु में है, और उसका नाम है कुंडलकुलम। कुंडलकुलम। तमिलनाडु में एक और है, एक्चुअल में कुंडलकुलम जब लगा तो सबसे बड़ा यही था। फिर मोदी जी कहे, मोदी जी तो नहीं कहे, उससे पहले ही कहे कि मनमोहन सिंह कह लो कि और कुंडलकुलम से भी बड़ा पार्क लगाना, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना और बड़ा। ये 1986 की 1991 सॉरी 2002 का बात हो रहा है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी था, ठीक से ध्यान सुनिए। 2004 में मनमोहन सिंह आए, तो 2002 का बात कर रहे। हुआ क्या उससे पहले, यूक्रेन में एक शहर बसाया गया, उसका नाम था प्रीपेड सिटी। अभी PRE वाला नहीं है कि सर ये फोन का पेमेंट करना है, नहीं, प्रीपेड सिटी नाम, यूक्रेन में इस शहर बसाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि इस शहर को बिजली हमेशा शुद्ध। अब देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ जला नहीं रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं, कुछ जलेगा तब कार्बन निकलेगा। जलवे ने किया था, ना कार्बन, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं है इसमें। तो क्लीन एनर्जी है, साफ ऊर्जा है, का बिना प्रदूषण के साफ ऊर्जा। और यूक्रेन उस समय सोवियत रूस का हिस्सा था, 1991 में टूटा है, इस समय सोवियत रूस का हिस्सा है। और सोवियत रूस, जिसको आप USSR शॉर्ट में कह रहे हो, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशिया, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशिया। अब ये जो आप देख रहे हैं 1991 में टूटा, अभी बात कर रहे हैं 1986 की। तो आज भी सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर, सबसे ज्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान पहले रशिया का ही हिस्सा था, USSR का। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम वही है। जब सबसे ज्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान में है, तो कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे यहां सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो प्रीपेड सिटी बना का, इस सिटी में जितना बिजली आएगा सब क्लीन एनर्जी आएगा, यूरेनियम से ही आए, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा। और बस अप्रैल, अब वो प्लांट का घटना होता है सब 1986, 12 अप्रैल 1986 घटना, कि 22 अप्रैल पता नहीं, हमको याद नहीं आ रहा, लिखवा दें। ये अप्रैल 1986 में न्यूक्लियर पावर प्लांट में, अब आपको हम फिगर दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसे कंक्रीट की दीवार बनाते हैं, 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार होती है, 10 इंच की दीवार कह लो। इसके अंदर सबसे ज्यादा तो इसमें खर्चा होता है, इसके अंदर फिर यूरेनियम डालते हैं, यूरेनियम भी रॉड में डालते हैं। रॉड के अंदर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का सिलेंडर क्या आकार का रॉड डालते हैं। तो कई सारा यूरेनियम डाल के रॉड में डाल दी, एक रॉड में डालते हैं, यहाँ यूरेनियम, यहाँ यूरेनियम, यहाँ यूरेनियम, ये रॉड 1 हो गया, ये रॉड 2 हो गया, यूरेनियम यूरेनियम, यहाँ रॉड 3, यूरेनियम यूरेनियम। अब इसके बीच में क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स डाल देते हैं, और कंट्रोल रॉड बाहर लगता है एक पिस्टन से, पिस्टन जैसे पंप होता है। अब क्या करते हैं, स्विच दबाएंगे तो पंप नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो यूरेनियम अगर तुम इसको नीचे रखते हो, देखो यूरेनियम फटने रहा है, सब न्यूट्रॉन कब्जा में। इसको ऊपर कर देंगे तो यूरेनियम फटना स्टार्ट हो जाएगा, यूरेनियम टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको ऊपर कर दिया, यूरेनियम टूटने लग गया। क्या जाने क्या इंजीनियर का, तो वो जो जिंदा है ही नहीं उसके बारे में क्या बताएगा। बस यही समझे कि जितने इंजीनियर थे इसको ऊपर करके नीचे करना भूल गए, या फिर ये भी हो सकता है कि मशीन ही है, ऊपर गया नीचे आ ही नहीं रहा, ये भी हो सकता है। तो कंट्रोल रॉड कंट्रोल ही नहीं कर पाया, क्योंकि कंट्रोल रॉड लगेगा तब ना, नीचे जाएगा तब ना, नीचे जा ही नहीं पाया, या तो फंस गया, या इंजीनियर सूत गया, कि क्या हो गया भगवान जाने, कोई बचा तो है नहीं कोई। तो ये कंट्रोल रॉड न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसका मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा निकल गया। तो एकाएक न्यूट्रॉन जब ज्यादा निकलेगा तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगा, कंट्रोल रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड होगा तो जो एनर्जी निकलना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी। इतना ज्यादा एनर्जी निकल गया कि ब्लास्ट हो गया। जब ब्लास्ट हुआ तो आपको हम बताएं कि इतना ज्यादा उष्मा निकलता है, इतना ज्यादा गर्मी निकलता है, जितना इंजीनियर थे, जितना वर्कर काम करने वाले थे, अलग अलग चीज, प्रीपेड शहर बस रहा था, जितना आदमी काम करने वाले थे, 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई बचा नहीं, शीशा तक पिघल गया, ना चिड़िया, ना कुछ नहीं, ना पेड़ पौधा, कुछ नहीं। ये जो इतना सुंदर शहर बसने वाला था, ये भूतहा शहर होगा, सिटी ऑफ घोस्ट बोलते, भूतों का शहर। महत्वपूर्ण बात, जब यूक्रेन की सरकार को पता चला, उस समय सोवियत रूस की, सोवियत रूस मॉस्को में बैठता था लोग, यहाँ यूक्रेन में कहानी हो रहा। इस जगह का नाम है चेरनोबिल। अब चेरनोबिल में एक शहर बस रहा था। अब यहां बात हुआ कि चेरनोबिल के लोगों को बचाया जाए, जो आदमी नहीं मरे कम से कम उसको निकाला जाए। हेलीकॉप्टर से सेना गया कि निकाले। लेकिन आप ये सोचिए कि जब यूरेनियम फट रहा है
तो खाली एनर्जी नहीं निकलता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा तो चलो ठीक है, बीटा से खुजलियां नोच नहीं होगा, अल्फा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गामा तो आपके बॉडी को प्रभावित कर देता है, जीन चेंज कर देता है, नहीं जीन चेंज करता। तो गामा बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। इतना समझिए कि जो हेलीकॉप्टर गया, उस हेलीकॉप्टर तक में जितने सेना के अधिकारी थे जो थे, सब पर, यहां तक कि जितना हेलीकॉप्टर वगैरह गया पूरा एल्युमिनियम का इतना मोटा 20 सेंटीमीटर चौड़ा सूट पहन के सारा हेलीकॉप्टर वगैरह को दफन कर दिया गया। अब देखिए कि अभी यूक्रेन में इतना बम फट, कभी सुना कि चेरनोबिल पर बम मार दिया रसिया? नहीं, कोई मारेगा चेरनोबिल पर? अभी भी वहां कितना हजार साल तक रहेगा, 3000 साल तक रेडिएशन रहेगा। कोई जाएगा उधर? कोई नहीं जा रहा है। ये था चेरनोबिल इंसिडेंट 1986 में हुआ। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई तो फटाफट आप जानते हो कि न्यूक्लियर पावर परीक्षण किए थे, वो नहीं किए थे? पोखरान 2002 का कहानी है। ये बोले कि यहां लगेगा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कलपक्कम, और तमिलनाडु के लोग विरोध कर, बोलो नहीं पीछे, कि तमिलनाडु के लोग विरोध कर दिए कि लगाना है अपना घर में लगाओ, यहां नहीं लगे। कहीं कुछ हो गया, इंजीनियर सूत गया तो हम कहां जाएंगे, समझ रहे ना? तो कलपक्कम के लोगों ने विरोध किया कि हम नहीं लगने दें। भारत सरकार पूरा समझाते रही, समझाते मनमोहन सरकार में जाके फाइनल हुआ कि कहीं कुछ नहीं होता है, सब फेरा है, सब जो होना था वो हो गया, क्या कर सकते हैं, आप नहीं हो रहा है, देखो पूरा दुनिया। तो अभी भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट यही है, लार्जेस्ट, कलपक्कम। कर्नाटक का न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम है कैगा। कौन से कर्नाटक, कौन से कैगा, इतना नाम है। देखो कुंडल कूलम कलपक्कम, ऐसा लगा तमिल में सबके नाम में मौ लगा ही देता। वहां राम को रामम, कृष्ण को कृष्णम, आप जाइएगा आपका नाम में मौ लगा दे, सब में मौ लगा देगा। अब हम जाएंगे तो अपनिसम बोलने लग जाएगा। देखिए ये कलपक्कम कुंडल कूलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, तारापुर महाराष्ट्र, राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकड़ापाड़ा, 1 2 3 4 5 6, और उत्तर प्रदेश में नरौड़ा। रेलवे स्टेशन भी तुम देखोगे नरौड़ा का, ये उत्तर प्रदेश में। मोदी जी बोले कि बिहार में भी खुले, और बिहार के नवादा में न्यूक्लियर पावर प्लांट खुले। नीतीश कुमार का शहर, अरे नवादा नालंदा पासे में भाई, तो नवादा में शहर बसा, न्यूक्लियर पावर घर में थोड़े लगा देगा नीतीश कुमार के, हमारे घर में लगा दो। तो जब नवादा में लगाना स्टार्ट किए तो बिहार के लोग कहे कि ये सब तामझाम कुछ नहीं होगा, ये सब हम नहीं लगने देंगे, लगाना है तो कोयला लगाओ, ये सब फेरा है, तो यहाँ लगाना रुक गया, बंद हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगेगा। इसका एक और रीजन पे खाली लोग क्या अपोज करने से सरकार समझती वाली है नहीं, तो और भी ये है कि यहाँ बगल में जमुई में सोना भी मिल गया, तो कहा कि अभी सब क्या करना है, सोना ही निकाला जाएगा, ज्यादा अच्छा हो। तो नवादा में ये आप जानते हैं नहीं लगा। तो अभी भी कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है? 7। एक्टिव रिएक्टर कितने हैं? 22 रिएक्टर है। अब हम आपको जो बताना था वो बताए विखंडन में। अब एक बार हम आपको फोटो दिखा देते हैं नाभिकीय रिएक्टर का, पावर प्लांट का, कैसे कैसे काम होता है, वरना तो समझ नहीं पाएंगे। हालांकि एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आना है, मेंस में ज्यादा आता है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखा देते हैं। ये धुआं जो देख रहे हो डिटुओ का है, वो पानी वाष्प बनता है, उस वजह से धुआं, पॉल्यूशन नहीं। इसी में समझ जाएंगे आप। अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो मेरा जरूरत पड़ेगा तो हम समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले कंक्रीट का दीवार बनाया जाता है, छड़ उड़ बहुत रहेगा, सबसे ज्यादा इसमें खर्चा लगता है। तो कंक्रीट का पहले दीवार बनाते हैं कि अंदर कुछ हो गया तो बाहर ज्यादा प्रभाव नहीं। पहला बात तो सेफ्टी, अब ये है यूक्रेन वाला चेरनोबिल वाला बात नहीं, पूरा दीवार कंक्रीट का बनता है। और इसके बाद मेन अपना यही न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसी को बोलते हैं रिएक्टर। एक पावर प्लांट में कई रिएक्टर भी हो सकता है, ये एक रिएक्टर। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इस सब में होता है, यहां से यहां तक का हिस्सा, ये बिजली अपना जा रहा है, ये सब में होता है। सबका मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी होगा, थर्मल पावर प्लांट में भी, ये वाला हिस्सा सब में होता है। तो अभी उसको छोड़ दो, इधर बात करते हैं, वो छोड़ दीजिए। देखिए इसमें क्या करते हैं, यहां देखिए, यहां आपको दिख रहा है जिरकोनियम का छड़ डालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, कभी कोई पूछेगा जिरकोनियम का छड़ डालते हैं। जिरकोनियम के छड़ के अंदर यूरेनियम होता है, ऐसे 2/2 का सिलेंडर होता है, इसमें यूरेनियम एक छड़ बना है। ऐसा क्या वो छड़, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब पीछे भी 9 होगा तो 9 9 18, ऐसे कोड है। सॉरी यहाँ है जिरकोनियम का छड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जितना भी हो यही है जिरकोनियम का छड़, यहाँ डाल दिए। इन छड़ों के बीच में, इसके बीच में थोड़ा गैप होता है। गैप क्यों होता है? क्योंकि बीच में से कंट्रोल रॉड डाला जाता है। कंट्रोल रॉड किसका होता है? बोरोन या कैडमियम, बोरोन या कैडमियम, ये कंट्रोल रॉड है। अगर आपको नाभिकीय रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो बस इसको नीचे से यहाँ पिस्टन छोड़ेंगे, ये नीचे गिर जाएगा, सारा रॉड लगा दीजिए, कंट्रोल खत्म। कुछ निकाल दीजिए तो अपना कुछ हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कुछ कम कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं ये जो जिरकोनियम का, अच्छा रिफ्लेक्टर भी होता है अंदर में, कि कोई न्यूट्रॉन अगर यूरेनियम से टकराने के बाद बाहर आ गया तो उसको फिर अंदर ढकेल देता है। तो रिफ्लेक्टर भी जनरली उसी का होता है जिसका कि आप न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हो मॉडरेटर के रूप में, यानी D2O का ही हो।
यहां देखिए पानी भर दिया गया, ये H2O नहीं है, ये D2O। यहां ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं ताकि यूरेनियम के अंदर जो नाभिक बने वो कंट्रोल में रहे। बोलो क्लियर है इतना सा? अब देखिए यहां पर प्रेशर वेसल रहता है कि ज्यादा प्रेशर होगा तो उसके बाद आगे बढ़ेगा। यहां सोडियम का कभी कभी मेटल भी लगा देते हैं कभी कभी, लेकिन मेन से पढ़ना सोडियम का मेटल। अभी बस ये समझिए आप कि जैसे नाभिक यहां विस्फोट करेगा, टूटेगा, तो यहां तो एनर्जी निकलेगा बहुत ज्यादा, नहीं निकलेगा एनर्जी ज्यादा। आई D2O है, D2O, तो ये नाभिक से एनर्जी निकलेगा इस तरीके से। आप जानते हैं गर्म पानी ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर, तो ऊपर से ऐसे होके गुजरेगा, उसके बाद इधर ठंडा करने वाला पानी रहता है, इधर ठंडा आ जाता है। आप अभी नीचे मत देखो, ऊपर देखो, ये गर्म जो आया वो गर्म ऊपर गया, यही भाप है। अब यहां पर पानी डालते हैं, यहां से पानी लेंगे, आई पानी यहां डालते हैं, तो जैसे ही गर्म आया तो पानी को भाप बना देगा तुरंत। अब भाप में बड़ी शक्ति होती है, भाप से इंजन चलता था पहले, स्टीम इंजन, तो ये भाप ऊपर जा रहा है, गर्म भाप, और ये भाप यहां आएगा। यहां लगाया होता है टरबाइन, यही टरबाइन, टरबाइन का मतलब पंखा टाइप, और कुछ नहीं है टरबाइन, बस ये पंखा घूमना है। बहुत मोटा ब्लेड होता है इसका, टरबाइन का जो ब्लेड होता है मेलॉन मेटल का बना होता है। सर मेलॉन कोई मेटल है सर? नहीं, ये एक एलॉय है जो कॉपर और निकेल के मिलने से बनता है मेलॉन। ये भी पूछ सकता है टरबाइन का ब्लेड किससे बनता है? निकेल और कॉपर। ये निक्कू से याद रख सकते हैं, निकेल और कॉपर, मेरे भांजे का नाम है निक्कू है। तो टरबाइन जो ये घुमा, ये देख रहे हैं आप, ये टरबाइन घूम गया। टरबाइन घुमाना ही मेन लक्ष्य है, क्योंकि टरबाइन के साथ एगो लगा होता है आपका रॉड। टरबाइन ये वाला घूमेगा जी, जैसे पंखा का ब्लेड घूमता है, तो ये पूरा घूमेगा? नहीं घूमेगा। अभी रॉड यहां जाता है जनरेटर में, और जनरेटर में आप जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। सिंपल सी बात ऐसे समझिए, जनरेटर यही है, यहाँ एगो मैग्नेट दे देते हैं नॉर्थ साउथ का, और यहाँ बीच में तार रख देते हैं, और यहाँ ब्लेड लगा देते हैं। ये वाला अगर घूमेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसके अंदर एसी करंट डेवलप होता है। चुंबक के बीच में तार हिलाओगे तो करंट लग जाएगा, सीधी बात यही है, करंट बन जाएगा। चुंबक के बीच में तार हिलाओगे तो करंट बन जाएगा, तो चुंबक के बीच में तार हिलना चाहिए, करंट बन जाएगा। ये हिलने के लिए इसको रॉड से कनेक्ट कर दिए, ये रॉड घूमेगा तो ये भी घूमेगा, और रॉड को टरबाइन में लगा दिए, यहां पंखा उंखा मार दिए। अब टरबाइन घुमाएंगे तो रॉड घूमेगा, रॉड घूमेगा तो तार घूमेगा, तार चुंबक के बीच में रख दिया तो करंट बन गया। टरबाइन घुमाना लक्ष्य हो गया, क्योंकि टरबाइन घुमाएंगे, रॉड घूमेगा, रॉड घूमेगा, तार घूमेगा, तार चुंबक के बीच में, तो करंट अपने आप आ जाए। मेन टारगेट है टरबाइन घुमाना। टरबाइन को कौन आदमी बार बार घुमाते रहेगा? तो टरबाइन को घुमाने के लिए तो कोयला जला दो, कोयला जलाएंगे तो यही है कोयला रिएक्टर, और कुछ नहीं। कोयला आगे तुम आग लगाते निकलते रहे, यहां बीच में कोयला रख देते हैं, कोयला भी चूर करके रखते हैं, क्योंकि खड़े कोयला दे देंगे तो बढ़िया से जलेगा नहीं, तो कोयला का पाउडर बना देते हैं पीस के, और चूर कोयला यहां रख देंगे, और उसके ऊपर में यहां रॉड में ऐसे पानी गुजारते हैं। बस इधर से पानी ले आए, रॉड में से पानी है, अभी रॉड में पानी है तो कोयला जलेगा तो रॉड गर्म होगा, रॉड गर्म होगा तो रॉड के अंदर पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो भाप बनेगा, ये भाप टरबाइन पर ले आएगा, तो भाप टरबाइन घुमा देगा। यही थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एकदम आसान है, यही टरबाइन के ऊपर पानी गिरा देते हैं, गंगा जी पानी को ऊपर कर दिए, नीचे टरबाइन है, ऊपर से पानी गिरेगा तो टरबाइन घूम जाए। टरबाइन घुमा, रॉड घुमा, रॉड घुमा, तार घुमा, तार घुमा, बिजली हो। इतनी सी बात। टरबाइन या तो कोयला जला के घुमा लो, टरबाइन या तो पानी से घुमा लो, या हाथे से घुमाते रहो जनरेटर में, या पेट्रोल जला के घुमा लो, तो सब महंगा हो जाएगा ना। यूरेनियम से घुमा लो, यूरेनियम गर्म हुआ, यहां से गर्म वाष्प निकला, ये वाष्प गया, टरबाइन घुमाया, टरबाइन जनरेटर को घुमाया, जनरेटर से बिजली, बिजली से घर। ये तो बात हो गया गर्म वाला का। ये जो गर्म वाष्प इसको घुमा के नीचे आया वो क्या करेगा सर? तो कुछ नहीं, यहां एगो कूलेंट बेसिन, कोई भी नदी से कनेक्ट कर देते हैं, नदी नहीं है तो समुद्र से पानी लेके कनेक्ट कर देते हैं, जनरली नदी से कनेक्ट करते हैं, कूलेंट, इसको कूल बेसिन बोलते हैं, नदी से कनेक्ट कर दी। अब जैसे ये आया और नदी से कनेक्ट है, तो इस D2 इस पानी को क्या किया? ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया, तो जो भाप, जो एक्स्ट्रा कंडेंस, जो बहुत कंडेंसर वार्म है, वो अपना धुआं के रूप में निकल गया। ये नॉन रेडियो एक्टिव है, अल्फा बीटा गामा नहीं है। जो अल्फा बीटा गामा वाला है सबको नीचे ढकेल के फिर अंदर भेज दिया, जाओ वहीं रहो, तो बाहर कुछ निकला भी नहीं, और नॉन रेडियो एक्टिव वेपर भी आ गया। कुल मिला के यही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब यही यूरेनियम का थर्मल पावर प्लांट। सवाल आपसे क्या क्या पूछेगा कि कंट्रोल रॉड के रूप में किसका यूज करते हैं? बोरॉन या कैडमियम। नियंत्रक क्षार के रूप में किसका यूज करते हैं? बोरॉन या कैडमियम। ओके, हिंदी में हम बोले, समझ, ग्रेफाइट मार रहा है। बोलो मॉडरेटर के रूप में किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट या D2O। रिफ्लेक्टर के रूप में वही ग्रेफाइट या D2O। आपसे पूछे टरबाइन का ब्लेड किसका बना है? निक्कू का, निकेल और कॉपर, निकेल, और जो धुआं निकलता है उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है? नहीं, कुछ नहीं, बस मॉइस्ट एयर निकलता है। भारत में कितने रेडियो एक्टिव पदार्थ है? मतलब भारत में कितने, तुम लोग सबका आंसर मार देता है। भारत में कितने नाभिकीय प्लांट हैं? 7। कितने रिएक्टर हैं? बन कितने रहे हैं? 24, जिसमें सक्रिय कितने हैं? 22। यूपी में नरौरा, भारत का सबसे बड़ा प्लांट। कलपक्का कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने? 2, कलपक्कम और कुंडलकुलम। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान। काकड़ापाड़ा, तारापुर में पहला था, तारापुर में पहला था। तो बस हो गया खत्म। जल्दी से पहले आप इसको लिख लीजिए, ये लिखिए, ये लिखाएगा कि नहीं? लिखिए, चेन अभिक्रिया लिख के हमें लिख दे क्या? चेन अभिक्रिया देख लेंगे ना बेटा, तो बाहर जाओगे सीधा। चेन रिएक्शन कितने होते हैं? 2, एक कंट्रोल और एक अनकंट्रोल्ड। तो कंट्रोल तो रहेगा ही, आगे अन लगा देना, क्या दिक्कत? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक अनियंत्रित। अनियंत्रित से क्या बनाते हैं? एटम बम, परमाणु बम, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं नाभिकीय संयंत्र में, नाभिकीय बिजली घर।
बिजली घर को ही पावर प्लांट बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। हो गया, देखिए नाभिकीय पावर प्लांट। तो यूरेनियम 92,235, न्यूट्रॉन का कराएंगे टक्कर, तो ये बन जाएगा यूरेनियम 92,236, और ये टूटेगा, बेकार हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टन, ये 56 और ये 36, ये आ जाएगा आपका 94, 36 92 तो 94 और ये 139, और यहां पर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2 और न्यूट्रॉन 3, 3 1 1 और ये 1। आप जानते हैं कि ये आगे रिएक्शन करेगा, ये फिर यूरेनियम से टक्कर लगाना है इसको 92,235 से, ये आगे जाएगा, लेकिन ये दोनों को हम लोग नियंत्रित कर लेंगे। कंट्रोल रॉड, नियंत्रक छड़, नियंत्रक छड़, और नियंत्रक छड़ के रूप में या तो बोरोन का यूज करिए आप या कैडमियम का यूज करिए, बोरोन या कैडमियम। यहां पर बेरियम और क्रिप्टन को कहते हैं नाभिकीय संयंत्र का कचरा, बस यही है वो कचरा आता है पॉल्यूशन के रूप में, और तो इसमें कुछ निकलता है, अल्फा बीटा गामा को एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है, नाभिकीय संयंत्र का कचरा, न्यूक्लियर वेस्ट बोलते हैं इसको। क्या भाई? हाँ, यहां पर एक बात आपको खाली याद रखना है कि 26 अप्रैल 1986 चेरनोबिल आपदा, इसको बोलते हैं चेरनोबिल डिजास्टर। चेरनोबिल कहां है? यूक्रेन में। ये डेट आपको याद चाहिए बस। शहर का नाम क्या था? नया शहर बस रहा था, हाँ, प्रीपियट शहर, प्रीपियट सिटी, प्रीपियट, प्रीपियट शहर, शहर। उस समय ये यूएसएसआर का हिस्सा था, याद रखें। उस समय ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। हो गया। अच्छा, इस न्यूट्रॉन की गति को भी धीमी करनी पड़ेगी, तो लिख लीजिए नीचे मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में, मंदक के रूप में, एज अ मॉडरेटर। तो दो चीजों का प्रयोग होता है मॉडरेटर के रूप में, या तो आप ग्रेफाइट का यूज कर लीजिए, ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप है, या आप यूज कर सकते हैं D2O का। ज्यादातर किसका यूज होता है? D2O, 86% D2O का यूज। भारी जल, भारी जल को ही सॉलिड आइस भी बोलते हैं, ठोस बर्फ, भारी जल D2। अच्छा, जब ग्रेफाइट का यूज करेंगे तो उसको कहेंगे परमाणु पाइल टाइप का अभिक्रिया, रिएक्टर, परमाणु पाइल रिएक्टर। और D2O का यूज करेंगे तो स्विमिंग पूल रिएक्टर बोलते हैं। इतनी सी बात। हो गया। 1986 के इस डिजास्टर के बाद कुछ देश ऐसे हुए जिन्होंने कहा ना बाबा, आज के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली नहीं बनाएं। कुछ देश ऐसे थे, जैसे इसके बाद 4 साल बाद 1990 में इटली ने सभी परमाणु संयंत्र शट डाउन कर दिए, तो इटली में अब कोई भी परमाणु संयंत्र नहीं बचा। बंद।
जैसे जैसे कोई देश डेवलप होता है और वो देश अपना सोलर एनर्जी से सारा बिजली बनाने लग गया या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूज कर रहा है, रिन्यूएबल सोर्स का यूज करते हैं, कोयला वोला छोड़ के, तो वो देश चाहता है कि हम मेरे यहाँ बिजली घर अब रहे नहीं परमाणु वाला। चलिए, तो पुराना बात हो गया, लेकिन 2023 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था। 2023 में जर्मनी ने कहा कि हमारे यहाँ भी बिजली घर अब परमाणु वाला नहीं रहेगा। अब ये भी पुराना हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अब के एग्जाम के लिए 2025 में किस देश ने कहा कि मेरे यहां बिजली घर नहीं रहेगा, जल्दी बोलो। तो 25 में दोस्तों ताइवान ने अपने सारे बिजली घर परमाणु वाले बंद कर दिए। ये तीन बात आप याद रखेंगे, 90 में इटली, 23 में जर्मनी और 25 में। तो अब आपको इटली, जर्मनी और ताइवान में परमाणु बिजली घर नहीं मिलेगा। 2007 में जब जापान में भूकंप आया था, तो जापान में परमाणु बिजली घर बहुत है, भूकंप आया तो परमाणु बिजली घर में पानी चला गया समुद्र का। अब बताओ, पानी में अल्फा बीटा गामा रेडिएशन तो आ गया। अगर पानी में गामा है तो पानी के अंदर जो मछली है वो मछली के अंदर भी डीएनए चेंज हो गया, वो मछली को खाएगा तो आदमी के अंदर गामा आ जाए। इसीलिए जो पानी न्यूक्लियर रिएक्टर में गया उसको तुरंत लॉक कर दिया। इतना जापान हाई टेक्नोलॉजी में चल रहा है। और लॉक करने के बाद इसको 11 साल तक, यानी 2007 से 11 कर लो 2018 तक, इसको डेली साफ करते रहा। और इसके बाद आप इससे गामा रेडिएशन निकालने के बाद 2018 में इसको समुद्र में छोड़ा गया। 19 में कोरोना नहीं आता तो इससे बहुत सवाल आता, लेकिन अब तो ये पुराना भी हो गया, तब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जापान में ऐसा किया था। तो 2025 में ताइवान ने भी पूरा का पूरा बंद ही कर दिया कि हमारे यहाँ बिजली घर रहेगा। और यहाँ भारत में बिजली घर अभी इसी पर ज्यादा हम लोग जा रहे हैं कि और ज्यादा बनाओ। इंडिया में कितने हैं जल्दी बोलो? 7, जल्दी लिखिए। भारत में 7, जिसमें टोटल कितने रिएक्टर हैं? 22। एक तरफ आप लिख लीजिए पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और एक तरफ आप लिख लेंगे राज्य। अपने से देखना, अपने से लिख पाओ तो अच्छी बात है, हम यहां कर देते हैं ताकि अपने से आप लिखो। तारापुर, कैगा, कुंडलकुलम, कल्पक्कम, रावत भाटा, काकड़ापारा और नरौड़ा। अपने से लिखो तो। जिसमें आप जानते हो कि कुंडलकुलम लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहला रिएक्टर का नाम तारापुर था। आप जानते हैं इस समय इंदिरा गांधी ही अपना पहला परीक्षण की थी। तो तारापुर में आपका, जब इसरो कौन सा साल बना इसरो? 1969, तो 1969, इतना याद रखना है। नाम इसका क्या रखा गया था? अप्सरा। आज इसको टफस बोलते हैं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थोड़ा सा लिखिए नाभिकीय संलयन, जल्दी लिखिए नाभिकीय संलयन। दूसरा अभिक्रिया है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सूरज की ऊर्जा का स्रोत, इसी से आती है सूर्य की ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सूरज में नाभिकीय फ्यूजन ही हो रहा है, संलयन ही हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें दो छोटे छोटे नाभिक को पास लाना पड़ेगा। और आप जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, नाभिक पॉजिटिवली चार्ज होता है, दोनों पास आएगा स्टेबल बनने के लिए। तो एक बड़ा नाभिक बनेगा, कुछ मास कम होगा, कुछ मास जो कम होगा, दो को तोल के एगो को तोलेंगे तो कम होगा, जो कम होगा वही एनर्जी के रूप में निकलेगा, E बराबर mc²। कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दिक्कत तो ये है यहां पर है कि ये दोनों पास आए कैसे। अगर हम बाहर से पास लाने की कोशिश भी करते हैं तो आप जानते हैं कि ये प्लस चार्ज एक दूसरे को ढकेलेगा कि खींचेगा?
धकेल देगा इधर ये इधर, हम पास में लाने की कोशिश करेंगे फिर भाग। अरे गधा, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर है, बाहर नहीं। ये दोनों को पास लाने की भी कोशिश करोगे तो पास नहीं आएगा, दूर चला जाए। पास लाने के लिए आप कैसे पकड़ के तो नहीं ना ले आएंगे, न्यूक्लियस है, एटम भी नहीं, एटम भी नहीं दिखता आपको, न्यूक्लियस, इसको पास लाएं कैसे, बात तो ये। तो पास हम लोग नहीं ला सकते, पास लाने के लिए बस एक काम करना होगा कि इसका एनर्जी बढ़ा दो। एक बात समझिए, कोई भी एटम अपने स्थान पर वाइब्रेट करते रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ज्यादा ऊर्जा आएगा ज्यादा तेज में वाइब्रेट करेगा, और ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा वाइब्रेशन होगा। तो अगर ऊर्जा ज्यादा देंगे तो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, पास पास, और ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और ज्यादा ऊर्जा, और जैसे पास आया रेंज में आएगा न्यूक्लियर फोर्स के, कि न्यूक्लियर फोर्स कहेगा बस आप जाना नहीं है, आ जाओ। अब रेंज में आएगा तब तो न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा, वरना तो इलेक्ट्रिक फोर्स को धकेल रहा। आप समझिए कि आप ग्रेजुएशन में एग्जाम दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, देखो दोस्त खाली चिट्ठा दिया, अब तुमसे 4 बेंच दूर है, अपना बेंच पर चिट्ठा दे दे, तुम नहीं ले पाओ, लेकिन वो चिट्ठा जहां रेंज में है तो समेट ही नहीं लेगा जी। तो बस यही है कि रेंज में आया न्यूक्लियर फोर्स के तो बस ये खींच ले। रेंज में लाने के लिए इसको बहुत ज्यादा ऊर्जा देके इसको पास पास वाइब्रेट करना पड़ता है। बहुत ज्यादा ऊर्जा का मतलब हुआ 10 का पावर 7 केल्विन। 10 का पावर 7 का मतलब होता है लगभग 1 करोड़ केल्विन। 1 करोड़ केल्विन टेम्परेचर लाना पड़ेगा। 1 करोड़ केल्विन टेम्परेचर लाना मामूली बात नहीं है, सूरज के अंदर होता है। अगर आप 1 करोड़ इतना केल्विन ले आए, इसका मतलब आप धरती पर ना सूरज बना लीजिए। चीन ऐसा करने वाला पहला देश। आप जानते हो, कई बार पेपर पढ़ते हो कि सूरज धरती पर बना लिया चीन, तुमको लगता है बाप रे अभी वो सूरज टांग देगा क्या? अरे नहीं, पूरा मशीन उसीन लेके बस इतना टेम्परेचर उत्पन्न कर लिया। क्यों किया सर? अरे भाई इसको पास लाना था। एक बार इतना टेम्परेचर उत्पन्न कर लिया, इसका मतलब ही पास आ गया। अब पास आते ही जो रिएक्शन सूरज में होता है, पास आते ही मास कम होगा और एनर्जी निकलेगा, इससे 10 गुना एनर्जी निकलता है। इतना एनर्जी कहां से लाएंगे पहले तो ये बात। तो इतना एनर्जी लाने के लिए हम लोगों को फ्यूजन करना पड़ता है, विखंडन करना पड़ता है। वही विखंडन जो इससे पहले पढ़े आप, यूरेनियम को तोड़ेंगे, जैसे यूरेनियम टूटेगा इतना एनर्जी जनरेट होता है, और वही जो एनर्जी का यूज हम लोग इसको पास लाने में करते हैं। जैसे एनर्जी जनरेट हुआ हम लोग इसको पास ले आए, इसको पास लाए, इससे चौगुना एनर्जी निकल गया। हल्का नाभिक कौन है सर? हाइड्रोजन हल्का नाभिक। अरे यार सबसे हल्का हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का नाभिक लेते हैं। 1H1 आप जानते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। 4 हाइड्रोजन का नाभिक लेते हैं, 4 हाइड्रोजन का। 2 का ले सकते हो, कोई दिक्कत है तो 2 हीलियम किस पर? 2 पर, और एक और एक 2, ये 2 हीलियम बना, 3 हीलियम भी बन सकता है, 3 को ले लोगे 4 हीलियम भी बन सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। यही मास कम होता है सर, यहाँ 2 मास दिखाई दिए। अरे बहुत कम मास कम होता है, 0.00, आप कल बताया था आपको। जब मास कम हुआ तो एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी क्या निकलता है? बराबर mc² के रूप में। और एनर्जी जो एक न्यूक्लियर फ्यूजन में निकलता है, जो नाभिकीय विखंडन में निकलता है, उसका 10 गुना एनर्जी निकलता है। इसका मतलब एटम बम से 10 गुना एनर्जी यहां निकलता है। इतना गर्मी है, और इतना गर्मी ही सूरज में होता है। यही जो देख रहे हो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बम। लीगली, वैधानिक रूप से यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये 4 देश है जिसमें हाइड्रोजन बम जहां है। हालांकि क्लेम तो इंडिया भी करता है कि मेरे भी पास है, पाकिस्तान भी कहता है कि हम भी बना लिए, हमको कमजोर समझा है, हम खूब हाइड्रोजन बम बना के रखे हैं। इंडिया को जितना हाइड्रोजन बम है लगभग उतना बम पाकिस्तान बना के रखा है, ऐसा वो क्लेम करता है। नाभिकीय बम की संख्या फिक्स है, हाइड्रोजन बम कौन कितना बनाया नहीं बनाया उसे पता नहीं, डिफेंस बताते भी नहीं है, सब ज्यादातर छुपा के रखते हैं। आप जानते हो वेनेजुएला पर आक्रमण किया अमेरिका ने, तो बताया भी नहीं कि कौन सा हम हथियार यूज कर रहे हैं। जो वेनेजुएला के लोग जो 200 सिपाही थे वहां, वो सब कहे कि हम देख रहे थे कई सारा ड्रोन आ रहा था, लेकिन कुछ आवाज आया। जब वो आवाज कान पे गया तो आंख से, नाक से, कान से खून गिरने लगा। इसको बोलते हैं सुपरसोनिक बॉम्ब। ऐसा बम की आवाज इतना आ जाएगा कि नाक मुंह से खून निकल जाए, आवाज से हालत खराब। तो जब नाक मुंह कान आंख से खून निकल रहा है तो सब सैनिक ऐसी धरती पे घुलट रहा, आराम से आके लेके चला। इसको सुपरसोनिक बॉम्ब कहते हैं। अलग अलग, अब कौन सा बॉम्ब है अमेरिका तो बताया नहीं। जो खाया पिटाया वो कह रहा है कि आई गेस इट वाज अ सुपरसोनिक बॉम्ब, विच इज, जो कि मानव पर प्रयोग करना बैन है। लेकिन प्रयोग तो क्या, मार में कुछ ही बैन होता है। पहले वाला बात नहीं था। पहले कैसे बनता था, सब खाली बम बनाना, सुतरी बम बनाना, तुम जान रहा है। बोलो ये बात क्लियर हो गया? जल्दी लिखिए। नाभिकीय संलयन, यह सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इसमें छोटे नाभिक मिलकर बड़े स्थिर नाभिक का निर्माण करते हैं। इसमें छोटे नाभिक मिलकर बड़े स्थिर नाभिक का निर्माण करते हैं, एवं मास द्रव्यमान के क्षय के कारण एवं द्रव्यमान की क्षति के कारण छोटे नाभिक मिलकर बड़े स्थिर नाभिक का निर्माण करते हैं, पूर्णविराम। द्रव्यमान की क्षति के कारण अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। द्रव्यमान की क्षति के कारण अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। इन न्यूक्लियर फ्यूजन स्मॉल अनस्टेबल न्यूक्लियाई fuses to become stable large nuclei, and due to destruction of some mass huge amount of energy is produced। अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है, पूर्णविराम। नीचे लिखे डैश देखिए, इसे ही हाइड्रोजन बम कहा जाता है। डबल स्टार लगा के नोट में लिखेंगे। इसके लिए 10 का पावर 7 केल्विन के ऊर्जा की जरूरत होती है। For this we need an energy of 10 to the power 7 केल्विन।
बताओ इतना ऊर्जा तुमको चाहिए तो क्या इसका पावर प्लांट में यूज करोगे? बोलो नहीं रे। अरे पावर प्लांट में इसका यूज होगा? नहीं होगा, क्योंकि इतना एनर्जी ही चाहिए तुमको। बिजली बनाना है, उससे ज्यादा वही मांग रहा है बिजली, नहीं होगा। देखो इसका उपयोग पावर प्लांट में नहीं करते, इसका उपयोग पावर प्लांट में नहीं करते। इसका उपयोग पावर प्लांट में नहीं करते। देखिए सूर्य की अभिक्रिया, सूर्य में अभिक्रिया, रिएक्शन इन सन, 4 हाइड्रोजन मिलते हैं सन में, 1 1 1 1 1 1 1 1, 4 हाइड्रोजन मिलते हैं सन में, 4 हाइड्रोजन। हीलियम बनेगा, हीलियम सर, हीलियम तो दुए को बनेगा। हीलियम का मास कितना? 1 2 3 4 सर, 2 को बच गया इधर प्रोटॉन, तो 2 का प्लस चार्ज बचा कि माइनस चार्ज, पहले ये बताइए। नीचे में प्रोटॉन होता है, याद है, पैर पैर में प्रोटॉन, तो नीचे प्लस चार्ज है, 2 को प्रोटॉन तो यहां लिख दिया, क्या को प्रोटॉन बचा? 2 प्लस चार्ज बचा कि माइनस चार्ज? प्लस चार्ज, लेकिन मास कितना बचा? मास बचा है रे, 1 2 3 4, मास नहीं बचा। तो ऐसा पार्टिकल जिसका मास नहीं होता है, चार्ज प्लस होता है, उसको बोलते हैं माइनस। लिखते ना रे तब बीटा बोलता, तुम लोग सुनता पहले है, ये माइनस नहीं है। ऐसा पार्टिकल, अच्छा किसका मास नहीं, छोड़ो इसको, बीटा तुम गड़बड़ा जाएगा। किसका मास नहीं होता? इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर 0 लिख दी। लेकिन क्या को चार्ज लाना है, तो प्लस की 2 की माइनस 2, एक प्लस चार्ज और 2 को निकाल देंगे। सर कौन इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज? ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन, 2 पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज 0, पॉजिट्रॉन पर भी चार्ज 0, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज, प्रोटॉन पर, पॉजिट्रॉन पर +1 चार्ज। प्रोटॉन नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका तो मास भी होता है। फिर धरती पर जब कृत्रिम सूर्य बनाते हैं तब उसमें क्या होता है ये देखिए, आर्टिफिशियल सन में, तो उसमें ड्यूटेरियम लिया जाता है 1s2 1s2, तो बोलो 2h4 बन जाएगा, 2he4, डायरेक्ट अल्फा पार्टिकल निकलेगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि मास थोड़ा कम होता है, जो कम होता है उसी कारण एनर्जी निकलती है। ज्यादा खतरनाक कौन है? एटम बम की हाइड्रोजन बम? हाइड्रोजन बम बहुत ज्यादा खतरनाक। एक हाइड्रोजन, अभी धरती के पास इतना हाइड्रोजन बम है लीगल, खाली चीन, रशिया और रूस, चीन, अमेरिका और फ्रांस के पास लीगल बात कर रहे हैं। इतना हाइड्रोजन बम है कि धरती 13 बार समाप्त हो सकती है। ये धरती एक बार समाप्त हो जाएगी, फिर 12 बार और होगी। तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो, थोड़ा बड़ा चैप्टर था। अब एक बड़ा चैप्टर खाली रहेगा, पीरियोडिक टेबल, उसके बाद ये केमिस्ट्री का काम ही खत्म आपका, केमिकल बॉन्डिंग के बाद। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, सबक है।